गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा से पोइट्री सेक्शन का 5वां पाठ पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है घर की याद। घर की याद जो पाठ है वो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। और भवानी प्रसाद मिश्र लिखते समय इस कविता को क्या उन्होंने बताया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कवि ने ये कहा है कि सन 1942 में जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, तब भवानी प्रसाद मिश्र ने भी उस आंदोलन में भाग लिया था। और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई थी और 3 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। और उस कारावास में, कारावास का मतलब जेल, कारावास में ही उन्होंने इस कविता को लिखा था। यानी वो कवि थे और जब उनका समय कट नहीं रहा था तो उन्होंने इस कविता को जेल में बैठकर ही लिखा था। कविता थी घर की याद। अब ये जो कविता है, कवि अपने मन के भाव व्यक्त करता है कि सावन का महीना है और बारिश बहुत तेज़ होती है। सावन के महीने में खूब बादल बरसते हैं। कहते उस भरी बरसात में कवि को घर की याद आ रही है और घर पर क्या क्या हो रहा है उसका उसने दृश्य बिंब के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए घर की याद में दुखी होकर इस कविता को लिखा था। और सावन को एक दूत मानकर कि हे सावन, तुम जाकर मेरे परिवार वालों से कहना, क्या कहना वो यहाँ पर व्यक्त करता है। चलिए चलते हैं कविता पर। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कारावास में बैठा बैठा सोच रहा है कि आज पानी गिर रहा है, अर्थात आज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई है और लगातार बारिश हुए ही जा रही है। सावन के महीने में क्या है, सावन की झड़ी लगती रहती है, तो इसलिए उसने कहा है कि पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है और बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात बारिश बहुत तेज़ हो रही है। रात भर गिरता रहा है, इतनी बारिश की दिन में ही नहीं, रात में भी वो बरसता रहा है। प्राण मन घिरता रहा। अब इसमें वो कह रहा है कि रात भर बारिश होने के कारण लगातार मेरे प्राण और मन में जो है वो घिरते रहे, अर्थात घर की याद में ही घिरे रहे, मुझे घर की याद ही आती रही। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ऐसी भरी बरसात में मुझे अपने घर की याद आ रही है। तिर रहा है का मतलब मेरी आंखों के सामने मेरे घर के दृश्य जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, मुझे घर की याद बार बार आ रही है। घर है कि मुझसे दूर है जो। अब वो कहता है कि घर ऐसा जो मुझसे दूर है, लेकिन दूर होने के बावजूद भी मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में उस घर की छवि जो है, जो चित्र हैं वो मेरी आंखों के सामने अब भी मौजूद हैं। घर खुशी का पूर है जो। कहता है मेरा घर ऐसा घर है जिसमें अपार खुशियां हैं, बहुत सारी खुशियां समाई हुई हैं। कवि कहता है कि संपूर्ण खुशियां जो होती हैं वो घर परिवार में ही होती हैं, तो इसलिए कहते हैं मेरा जो घर है वो खुशी का पूर है, अर्थात भरा हुआ। पूर का मतलब पूरी तरह से भरा हुआ। मेरा घर जो है पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ है। ऐसे घर की मुझे आज बहुत याद आ रही है। घर की, घर में 4 भाई। कहते घर ऐसा घर जिसमें मेरे 4 भाई हैं, ठीक है, और 5वां भवानी प्रसाद मिश्र है, ठीक है। तो कहते घर में मेरे 4 भाई हैं। मायके से बहन आई सावन के में, राखी के उत्सव पर, राखी के त्यौहार पर बहन जो है मायके में, मायके का मतलब लड़कियां अपने पिता के घर जब जाती हैं तो उसे मायका कहा जाता है। कहते मायके में बहन आई, राखी के उत्सव पर बहन जो है पिता के घर भाइयों को राखी बांधने आई है। बहन आई बाप के घर, अर्थात बहन अपने पिता के, बहन जो है वो पिता के घर में आ गई है। हाय रे परिताप के घर, लेकिन जब वो बहन अपने पिता के घर आई भाइयों को राखी बांधने, उस उत्सव में खुशियों को शामिल करने, लेकिन हाय रे, लेकिन जब उसे पता चला घर आकर कि उसका जो सबसे छोटा भाई है, यानी भवानी प्रसाद जो है वो सबसे छोटा है, 5वें नंबर का, ठीक है, बाकी उससे 4 बड़े हैं। हाय रे परिताप के घर, तो उसे वो जो घर था, यानी कि जिसे अभी तक वो खुशियों का पूर कह रहा था या खुशियों से भरा पूरा परिवार कह रहा था, हाय रे परिताप के घर, कि अब वो दुखों का घर लग रहा था। परिताप का मतलब दुख से पूर्ण घर,
कि हाय रे वो तो दुखों का सागर था, दुखों से भरा हुआ घर था। घर है कि घर में सब जुड़े हैं। कहते मेरा घर ऐसा घर था जिसमें सब एक दूसरे से बड़े स्नेह से रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। सबसे इतना अधिक जुड़ाव था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सबके इतने कब जुड़े हैं। कहते कभी कभी ऐसा होता है कि राखी के उत्सव पर या किसी तीज त्यौहार के उत्सव पर ही सब इकट्ठे होते हैं और सब जुड़ते हैं। तो कहते वो सारा सीन उसे याद आ रहा है कि बहन आई होगी, सारे बहन भाई मिले होंगे, सब एक साथ खेल कूद रहे होंगे। कहते हैं ऐसा घर जो मेरा था, जब बहन को आई तो उसे पता चला कि भाई जो है सबसे छोटा भवानी प्रसाद वो जेल में बंद है। तो कहते उसको भी वो दुखों का घर लगा होगा जिसमें अभी तक प्यार भरा कह रहा था वो उसको। 4 भाई 4 बहनें। कहते मेरे घर में 4 भाई हैं, पांचवा मैं हूँ और मेरी 4 बहनें हैं, अर्थात उसकी बहनें जो हैं वो 4 हैं। भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे जो भाई हैं किसी भी मुसीबत में सब एक दूसरे का साथ देते हैं और भुजाओं के समान बराबर खड़े रहते हैं, अर्थात किसी भी मुसीबत में मेरे भाई एक दूसरे के मतलब छोड़ते नहीं हैं, साथ ही रहते हैं। प्यार बहनें, और चारों बहनें अपने पांचों भाइयों पर जान न्यौछावर करती हैं, बड़ा स्नेह करती हैं, बड़ा प्यार करती हैं। और माँ बिन पढ़ी है मेरी। अब वो और जिक्र करता है। अभी तो उसने घर के बारे में जिक्र किया, मेरा घर कैसा है, मेरे बहन भाई कैसे हैं, हम कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, इसका जिक्र किया। घर हमारा कैसे मतलब खुशियों से भरा होता था, सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते थे, कभी उत्सव या त्यौहार पर मिलते थे। अब वो आगे का जिक्र करता है अपनी माँ का। और माँ बिन पढ़ी है मेरी। कवि कहता है कि मेरी जो माँ है वो भी इस घर में है, और का मतलब और मेरी माँ है घर में, और बिन पढ़ी है अर्थात वो अनपढ़ है, वो पढ़ लिख नहीं सकती। दुख में वह गड़ी है मेरी। अब उसे वो मेरी ही चिंता है क्योंकि सारे बच्चे तो उसके घर पे हैं, लेकिन मैं बाहर हूँ, इसलिए वो मेरे दुख में ही दिन रात कुढ़ती रहती है, दिन रात परेशान रहती है। उसके मन में मेरे लिए बड़ा कष्ट है और वो जो कष्ट है वो सहन करते हुए मेरे दुख में दिन रात चिंता करती है। माँ की जिसकी गोद में सर। अब वो कहता है कि माँ मेरी ऐसी है कि जिसकी गोद में मैं अपना सिर रख दूँ, रख लिया तो फिर दुख नहीं फिर। यानी अगर मैं उसकी गोद में सिर रख लूँ तो मैं हर किसी दुख से, अर्थात माँ जो होती है वो बच्चे के हर दुख को दूर करने की कोशिश करती है। तो कहते हैं मेरी माँ भी ऐसी ही है कि यदि मैं उसकी गोद में सिर रख दूं तो दुनिया का कोई भी दुख हो वो मुझे घेरता नहीं है, अर्थात मेरी माँ उस दुख को झेल लेती है, मुझ पर कोई कष्ट या मुसीबत नहीं आने देती। ऐसी मेरी माँ है। माँ की जिसकी स्नेह धारा। कहते हैं माँ मुझसे इतना प्यार करती है, स्नेह का मतलब प्रेम, धारा का मतलब नदी। मेरी माँ की जो प्रेम की नदी है, अर्थात बहुत अधिक मुझसे प्रेम करती है, यहाँ तक है पसारा उसका जो प्रेम है आज भी मुझे यहाँ तक भी घेर रहा है, मुझे याद आ रहा है। उसे लिखना नहीं आता। अब उसने बताया कि जैसे ऊपर बताया था हमने कि वो बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है। कहते उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, वरना मेरी माँ पत्र लिखती और उसका लिखा हुआ पत्र भी मुझे मिलता। लेकिन अफसोस है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है और ना मैं उसका कोई पत्र भी तो नहीं आ सकता, अर्थात मेरी माँ पत्र भी तो नहीं लिख सकती ताकि मैं उसका हालचाल जान सकूं या वो मेरा हालचाल जान सके। इसलिए वो दुखी होते हुए अपनी माँ को याद कर रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा। कहते पिता की जो उम्र है वो बुढ़ापे की है, एक क्षण भी नहीं है व्यापा, लेकिन उनको देखकर उम्र भले ही बड़ी हो गई हो, बुढ़ापा आ गया हो, लेकिन एक भी पल उनको देखकर लगता नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं। आज भी वो युवाओं जैसा उसमें उत्साह है, आज भी उन्हें बुढ़ापे का अनुभव नहीं होता। उनके अंदर युवाओं जैसी शक्ति है, उनके अंदर जोश उतना ही है, शक्ति उतनी है, स्फूर्ति उतनी है, किसी चीज़ की कोई उसमें कमी नहीं है। आज भी उनका शरीर जो है बड़ा फुर्तीला है। उम्र बुढ़ापे की ज़रूर हो गई लेकिन आज भी वो जवानों जैसे लगते हैं। व्यापा का मतलब होता है ज़रा सा भी मौजूद रहना, ज़रा सा भी उसमें मौजूद नहीं है बुढ़ापा। एक पल को देखकर लगता नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, कहते हैं उनमें इतनी ताकत और स्फूर्ति है कि आज भी वो दौड़ में युवाओं को पीछे छोड़ दें। जो अभी भी खिलखिलाएं और उनके दांत इतने मजबूत हैं बूढ़े होने के बाद भी कि आज भी वो खिलखिलाकर पूरे क्या है अपने स्वस्थ दांतों के साथ खिलखिलाकर हम सबके साथ मिल बैठकर हंसते हैं। मौत के आगे न बिच हिचकें, हिचके का मतलब घबराहट होना।
कहते हैं अगर मौत भी आ जाए अर्थात कोई भी मुसीबत आ जाए तो वो हिचकिचाहट नहीं करते, क्या है मतलब परेशान नहीं होते, घबराते नहीं हैं। शेर के आगे न बिछिए, अगर शेर भी आ जाए तो वो उससे बचकर नहीं निकलना चाहेंगे, उसका भी वो सामना कर लें। इतने दृढ़ निश्चयी हैं, इतने साहसी हैं कि किसी भी मुसीबत का सामना वो आसानी से कर सकते हैं। बोल में बादल गरजता जब वो बोलते हैं अर्थात उनकी जो आवाज़ है वो इतनी कठोर और कड़क है कि बादल जैसे गड़गड़ाता है। अर्थात आवाज़ जो है अभी भी बुढ़ापे की तरह कमज़ोर और लरजती नहीं है, बल्कि गरजती है। अर्थात अब आवाज़ जो है वो बड़ी जोशीली है, उसमें उत्साह है, बलपूर्वक गंभीरतापूर्वक वो भी बोलते हैं। काम में झंझा लरजता, यदि वो किसी भी काम में जुट जाएं तो झंझा का मतलब होता है तूफान। कहते जिस तरह से तूफान आता है, प्रचंड वेग से आंधी आती है, उसी तरह से पिता भी किसी भी काम में अगर लग जाएं तो आंधी की तरह उस काम को समेट लेते हैं। मार्ग में आने वाली किसी भी कठिनाई से वो विचलित नहीं होते। इस तरह से उसने अपने पिता के चरित्र के बारे में बताया है कि मेरे पिता कैसे हैं। पहले इससे पहले हमने पढ़ा उनकी माताजी कैसी हैं, और इससे पहले उसने पढ़ा कि घर में कौन कौन सदस्य हैं, और पहले में हमने पढ़ा था कि कवि कहाँ से और किसके रूप में कविता लिख रहा था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।